क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा गौतम। कुछ लोग अयोध्या मामला कहते हैं तो कुछ लोग बाबरी विध्वंस मामला, लेकिन अब इस मामले पर कोर्ट ने 12 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं और बुधवार को पहली सुनवाई होगी। पहली सुनवाई में किन किन बातों पर चर्चा होगी, ये बात की बात है। फिलहाल तो इन 12 आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत साजिश का मुकदमा चलेगा। हालांकि कांग्रेस ने आडवाणी जोशी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है, जिसके बाद सवाल उठता है, क्या मोदी सरकार अपने ही नेताओं के खिलाफ हो गई है? ऐसे कई सवाल हैं। न्यूज स्पेशल में ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। अयोध्या केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को करारा झटका दिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के तहत साजिश का मुकदमा चलेगा। इससे पहले मंगलवार को अदालत ने बाबरी मस्जिद केस में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी थी। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी और केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित सभी 12 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लेकिन आरोप तय करने पर सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी आरोपियों ने अदालत से आरोपियों को खारिज करने का आग्रह भी किया था। इनके ऊपर बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश करने, दो धर्मों के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने, धार्मिक भावनाएं भड़काने, राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के आरोप हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, बाबरी मस्जिद गिराने की आपराधिक साजिश करने का मुकदमा आडवाणी जोशी के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चलेगा। आडवाणी पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे तो वीवीआईपी गेस्ट हाउस में लाल कृष्ण आडवाणी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे थे। योगी ने आडवाणी का फूलों के गुलदस्तों से स्वागत भी किया। हालांकि इस मामले में सुनवाई से पहले इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा था कि इसमें कोई साजिश नहीं थी, ये खुला आंदोलन था। कोर्ट का सम्मान करती हूँ, इसलिए पेश होने जा रही हूँ। वहीं से लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार का कहना था कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो रामलला का स्थान है, फिर केस किस बात का? उस वक्त लाखों लोग वहां मौजूद थे, तो फिर साजिश कैसी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि 1992 के बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, जोशी, उमा भारती और अन्य पर षड्यंत्र के आरोप को लेकर मुकदमा चलेगा और रायबरेली से मामले को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां इसी से जुड़ा एक अन्य मामला चल रहा है। फिलहाल अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी है। न्यूज स्पेशल HNN 24/7। ये मामला काफी गंभीर था। जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो बचाव पक्ष के वकील ने क्या क्या दलीलें रखी थी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आरोपी विवादित ढांचे के लिए गिरने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये नेता भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तो आरोपी विवादित ढांचे
को गिराने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। ये नेता भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने ये दलील रखी थी। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि आरोप तय होने के बाद और आरोप तय होने से पहले बीजेपी नेता और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले बात करते साक्षी महाराज की। दुनिया में कोई ताकत नहीं राम मंदिर के निर्माण को नहीं रोक सकती है। विदेशी था बाबर, मस्जिद को बाबरी कहना बंद करे मीडिया। ये जगह राम जन्मभूमि है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है ये न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे नेता कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। हम समझते हैं उन्हें न्याय मिलेगा। यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती का कहना है ये ऐसा खुला आंदोलन था जैसा इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था। इस आंदोलन में क्या साजिश थी मुझे नहीं पता। कोर्ट जो भी फैसला देगा मुझे मंजूर होगा। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा मुलायम सिंह ने माना था कि गलती हुई, 16 लोग मारे गए थे, उनके खिलाफ भी मामला चलना चाहिए। जितनी भी साजिश कर ली जाए कोई भी साजिश काम नहीं आने वाली। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा इस मामले में सीबीआई की जगह के बाद आडवाणी सोच रहे होंगे क्या राष्ट्रपति पद को लेकर उनकी उम्मीदवारी खत्म करने के लिए मोदी की कोई भूमिका है। बीजेपी के भीतर कई लोग इस बात से चिंतित होंगे कि मोदी सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ भी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिल रहा है और लगातार विवाद भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आरोप तय हो चुके हैं। जो पहली सुनवाई है वो बुधवार को होगी और तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा है उसके बाद बीजेपी भी चिंतित है। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर आरोप तय होने से पहले ही जमानत मिल गई थी। 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई थी। आखिर पूरा मामला क्या है और किन नेताओं को जमानत मिली है, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या विवादित ढांचा मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 लोगों को जमानत मिल चुकी है। कोर्ट सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इन सभी नेताओं पे साल 1992 के विवादित ढांचा केस में आरोप तय किए जाने को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट के पास ये अधिकार और उसकी ड्यूटी है कि वो किसी मामले में पूरा न्याय दे। ये अपराध जिसने देश के संविधान के सेक्युलर फैब्रिक्स को हिला दिया था वो 25 साल पहले हुआ था। आरोपी इस केस में सही तरीके से बुक नहीं किए गए क्योंकि सीबीआई ने आरोपियों को लेकर केस को सही तरीके से ज्वाइंट ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ाया। इन पर है आरोप लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, विष्णु हरि डालमिया, रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय बंसल और बैकुंठलाल शर्मा प्रेम पर आरोप है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर केस नहीं चलेगा क्योंकि वो राज्यपाल के पद पर मौजूद हैं। इस पद पर होने की वजह से उन्हें केस से छूट दी गई है। पद से हटने के बाद उन पर केस चल सकता है। क्या है मामला? 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर 2 एफआईआर दर्ज किए गए। कार सेवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए। मस्जिद से 200 मीटर दूर नेताओं पर एफआईआर। एक एफआईआर पर लखनऊ की विशेष अदालत में सुनवाई। दूसरा मामला रायबरेली कोर्ट में। एक की जांच सीबीआई को, दूसरी जांच यूपी सीआईडी को। 1993 में 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा। दोनों मामलों को लखनऊ कोर्ट ट्रांसफर करने की हाई कोर्ट में अर्जी। 2001 में हाई कोर्ट ने कहा रायबरेली का केस लखनऊ ट्रांसफर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। रायबरेली कोर्ट ने आपराधिक साजिश की धारा हटाई। 2010 हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
2011 हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की चुनौती दी गई। 2015 में पीड़ित हाजी महमूद ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। 19 अप्रैल 2017 सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। बीजेपी के इन बड़े नेताओं पर अभी तक समाज में अशांति फैलाना, राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालना, अशांति और उपद्रव फैलाने की नीयत से झूठी अफवाहें फैलाने से जुड़ी धाराओं के तहत केस चल रहा था। अब इसमें आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ दी जाएगी। ऐसे में दोष साबित होने पर उन्हें 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। फिलहाल तो इन बड़े नेताओं को जमानत मिल चुकी है। न्यूज स्पेशल HNN 24/7। बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर धारा 120 के तहत यानी आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर इस मामले को देखें तो 13 मुख्य पॉइंट नजर आते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं उन 13 महत्वपूर्ण बातों को। बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 13 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। हालांकि इस मामले में 13 पॉइंट काफी अहम हैं। इस पूरे घटनाक्रम के 13 पॉइंट सन 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर 2 FIR 197 और 198 दर्ज की गई। 197 कारसेवकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मस्जिद से 200 मीटर दूर मंच पर मौजूद 198 नेताओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। यूपी सरकार ने 197 के खिलाफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेकर ट्रायल के लिए लखनऊ में 2 स्पेशल कोर्ट बनाई। शेष 198 के लिए रायबरेली के कोर्ट में मामला चला। 197 के केस की जांच CBI को दी गई, जबकि 198 की जांच यूपी CID को सौंपी गई। 198 के तहत रायबरेली में चल रहे मामले में नेताओं पर 120B FIR में दर्ज नहीं था। लेकिन 13 अप्रैल 1993 में पुलिस ने चार्जशीट में आपराधिक साजिश की धारा जोड़ने की कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने इसकी इजाजत भी दे दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई, जिसमें मांग की गई कि रायबरेली के मामले को भी लखनऊ स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। साल 2001 में हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में ज्वाइंट चार्जशीट भी सही है और एक ही जैसे मामले हैं, लेकिन रायबरेली के केस में लखनऊ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक 198 के लिए चीफ जस्टिस से मंजूरी नहीं ली गई थी। केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। रायबरेली की अदालत ने बाद में सभी नेताओं के आपराधिक साजिश की धारा हटा दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मई 2010 को आदेश सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साल 2011 में करीब 8 महीने की देरी से CBI ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को फिर से चुनौती दी। साल 2015 में पीड़ित हाजी महमूद हाजी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। न्यूज स्पेशल HNN 24/7। तो अब इन नेताओं पर आरोप तय हो चुके हैं। बुधवार को पहली सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई किन किन बातों को लेकर होती है, किन किन मुद्दों पर होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज स्पेशल में। पिछली बार जब अयोध्या केस पर सुनवाई हुई थी तो सुनवाई के बाद रामविलास वेदांती ने मीडिया के सामने आकर कुछ तथ्यों पर अपनी बात रखी थी और आडवाणी, जोशी और उमा भारती का इस मामले में कोई हाथ नहीं होने की बात कही गई थी। फिलहाल आरोप तय हो चुके हैं और बुधवार को पहली सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट में रामविलास वेदांती ने क्या कुछ
कहा था उस वक्त। आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को ड्राइंग बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी। हालांकि पिछली बार यानी 19 अप्रैल 2017 को सुनवाई हुई तो रामविलास वेदांती ने कुछ बातें कही थी जिनकी चर्चा मीडिया में होने लगी थी। हालांकि इस बार भी सुनवाई से पहले भी रामविलास वेदांती ने सुनवाई से पहले भी वही बात दोहराई थी। पिछली सुनवाई में वेदांती ने क्या कहा था? पिछली सुनवाई में रामविलास वेदांती ने कहा था, मैं मानता हूं कि मैंने ही ढांचे को तुड़वाया था, क्योंकि उस समय आडवाणी, जोशी और उमा आधा ढांचा गिर जाने के बाद आए थे। मैंने श्री राम को अपना इष्ट देव मानकर श्री कृष्ण के कहे हुए शब्दों पर अपना मन लगाया और बाबरी ढांचे को गिराने का संकल्प लिया। बाबरी ढांचा गिराने के एक दिन पहले रात में उस वक्त के पीएम पीवी नरसिम्हा राव का फोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि कल क्या होगा। इस पर मैंने कहा, बाबरी ढांचे को गिराया जाएगा और राम मंदिर बनेगा, लेकिन आपकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपकी तरफ से आर्मी भेजी गई तो ये काम संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद नरसिम्हा राव ने कहा कि हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। इसके बाद सुबह हम जैसे ही तैयार होकर मंदिर की तरफ निकलने लगे तो गौरी गणेश के पूजन से पहले फिर नरसिम्हा राव का फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या स्थिति है। मैंने कहा कि श्री राम का जयकारा लगना बाकी है, बाकी पूरा प्रबंध हो गया है। इस पर उन्होंने कहा, चिंता न करो, हम आपके साथ हैं। आडवाणी ने कार सेवकों को तोड़फोड़ नहीं करने को कहा था। रामविलास वेदांती ने कहा था, पहले गौरी गणेश का पूजन हुआ, इसके बाद मैंने कार सेवकों से कहा कि सिंबॉलिक कार सेवा करनी है। इसके बाद हम राम के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश इतना ज्यादा था कि वो नारे लगाते रहे कि राम लला हम आ गए, मंदिर वहीं बनाएंगे। 2 घंटे के अंदर गुम्बद का आधा हिस्सा नीचे गिर चुका था। इसके बाद आडवाणी, जोशी, उमा भारती वहां पहुंचे और उन्होंने कार सेवकों से कहा कि आप लोग इस तरह तोड़फोड़ न करें। जिस तरह से पिछली सुनवाई के बाद रामविलास वेदांती ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती का हाथ न होने की बात कही थी, फिलहाल तो मामला कोर्ट में है और इस मामले में क्या कुछ होगा वो देखने को मिलता रहेगा। न्यूज स्पेशल HNN 24/7। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन से आरोप लगे हैं इन 12 नेताओं पर। बाबरी केस में आरोप तय हो चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी, जोशी को झटका मिला है। उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को करारा झटका मिला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत साजिश का मुकदमा अब इन पर चलेगा। पहले 12 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मामले में पहली सुनवाई बुधवार से शुरू होगी। सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी इसमें दोषी ठहराए गए हैं। मुरली मनोहर जोशी पर आरोप तय हो चुका है। उमा भारती पर भी आरोप तय हो चुका है। विनय कटियार भी इस पूरे मामले में आरोपी ठहराए गए हैं। साध्वी ऋतंभरा भी इस मामले में आरोपी ठहराई गई हैं। विष्णु हरि डालमिया को भी कोर्ट ने आरोपी ठहराया है और उन पर आरोप तय किए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास को पर भी आरोप तय हुए हैं। रामविलास वेदांती पर भी आरोप तय किए गए हैं। चंपत राय बंसल पर भी आरोप तय किए हैं कोर्ट ने। बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम पर भी आरोप तय किए गए हैं। महंत धर्मदास पर भी आरोप तय किए हैं। सतीश प्रधान पर भी आरोप तय किए हैं। तो जिस तरीके से आरोप तय किए गए हैं, आपराधिक साजिश के तहत अब मुकदमा चलेगा। बुधवार को पहली सुनवाई होनी है। देखने वाली बात होगी कि इस सुनवाई में किन किन लोगों को पर आरोपी बनाया जाता है। हालांकि आरोपी तो
बनाए जा चुके हैं, आरोप भी तय हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। करीब 25 साल पहले तोड़ी गई बाबरी मस्जिद भारतीय राजनीति और समाज में एक संवेदनशील मुद्दा है। अयोध्या विवाद ने कई दशकों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया है, लेकिन ये विवाद भी एक दिन में पैदा नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ था बाबरी विध्वंस से, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या विवाद को दशकों बीत रहे हैं, मसला आज भी जस का तस है। विवाद इस बात पर है कि देश के हिंदुओं की मान्यता के अनुसार अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि देश के मुसलमानों की माने तो पाक बाबरी मस्जिद भी विवादित स्थल पर ही स्थित है। मुस्लिम सम्राट बाबर ने फतेहपुर सीकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को साल 1527 में हराने के बाद इस स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर ने अपने जनरल मीर बांकी को क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया। मीर बांकी ने अयोध्या में साल 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, ऐसा मुस्लिम समाज का मानना है। वैसे तो इस बारे में कई तरह के मत प्रचलित हैं। जबकि मस्जिद का निर्माण हुआ तो मंदिर को नष्ट कर दिया गया या बड़े पैमाने पर उसमें बदलाव किए गए। कई सालों बाद आधुनिक भारत में हिंदुओं ने फिर से राम जन्मभूमि पर दावे करने शुरू किए, जबकि देश के मुसलमानों ने विवादित स्थल पर स्थित बाबरी मस्जिद का बचाव करना शुरू किया। प्रामाणिक किताबों के अनुसार इस विवाद की शुरुआत सालों बाद साल 1987 में हुई। हालांकि साल 1940 से पहले मुसलमान इस मस्जिद को मस्जिद-ए-जन्म स्थान कहते थे। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने की दिशा में हिंदुओं के सदियों लंबे संघर्ष में पहला महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दावा किया जाता है कि बाबरी मस्जिद को बाबर के सिपह सलाहकार मीर बांकी ने साल 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनवाया था। बीएचपी, बीजेपी, कांग्रेस ने 4 दशक बाद इस मामले को इस तरह उठाया जिसकी पहले कभी कल्पना नहीं की गई थी। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जो एक जन आंदोलन बन गया, जिसका अंत 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी के विध्वंस के साथ हुआ। बाबरी मस्जिद परिसर कानून की धारा 145 के तहत सभी के लिए बंद कर दिया गया। इसके जुड़े सिविल मामलों की सुनवाई में अदालत ने मूर्तियां हटाए जाने या पूजा पाठ में किसी तरह से रुकावट पर रोक लगा दी। 6 दिसंबर 1992 तक मस्जिद के दरवाजे बंद रखे गए और अंदर आने की इजाजत सिर्फ उन पुजारियों को दी गई जो रामलला की देखभाल और पूजा पाठ करते थे। वैसे तो इतिहास के दौर में मंदिर टूटे और बने, और जिस धर्म का असर रहा है ये संभव है कि बकायदा हिंदू मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई होगी। लेकिन क्या एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के आस्था के नाम पर वही घटनाएं दोहराई जानी चाहिए जो मध्यकाल में हुई? हालांकि लोकसभा चुनाव में केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद राम मंदिर का मुद्दा फिर गर्मा गया था। हालांकि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत और योगी सरकार के बनने के बाद एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। फिलहाल मामला कोर्ट में है, आरोप भी तय हो चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है तो कब बनेगा। न्यूज स्पेशल HNN 24/7। न्यूज स्पेशल में फिलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है।